Welcome, dear friends, once again. And today, once again, we are going to make a new video on aggregate demand. और एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी किन्स की बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। और जैसा कि हम जानते हैं, किन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और ये उस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। पहली बात, जब भी हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी, दिमाग में रखना है कि किन्स का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो किन्स का ऑब्जेक्टिव था कि उस नेशनल इनकम को ज्ञात किया जाए, उस आउटपुट को ज्ञात किया जाए, उस एम्प्लॉयमेंट के लेवल को ज्ञात किया जाए जिसमें इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो। कॉन्ट्ररी टू क्लासिकल बिलीफ, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इक्विलिब्रियम को परमानेंट फिनोमेना की तरह देखा। और उसके पीछे की वजह थी उनकी थ्योरीज, जिसके आधार पर उन्होंने इस पूरी संरचना को बनाया था। क्लासिकल जो थ्योरी थी उसको बनाया था। पहली बार सेका जो उनका लॉ था, सेका, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उनकी जो वेज थ्योरी थी। और उसके माध्यम से असर उन्होंने एक चीज़ और मानी थी कि लेसे फायर मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इन थ्योरीज के बेस पर उन्होंने एक संरचना बनाई और जो इकोनॉमिक मॉडल बनाया उसमें वो मानते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये तीन तरह के मार्केट हैं। अगर ये तीनों मार्केट में इक्विलिब्रियम है तो इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगी। तो इस बिलीफ को चैलेंज मिला कब? 1929 में, जब अमेरिका में डिप्रेशन आता है 1929। और वो केवल अमेरिका तक ही कन्फाइंड नहीं रहता है बल्कि वो यूरोप में भी स्प्रेड आउट होता है। और यही अगर आप याद करें, अगर क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा राइज ऑफ हिटलर, तो जब परेशानियां आती हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कुछ लोग कैपिटलाइज करना चाहते हैं सिचुएशन को, पब्लिक के एस्पिरेशन को अपने लीडरशिप के बलबूते पर। और फाइनली राइज ऑफ हिटलर होता है जर्मनी में। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की सिचुएशन होती हैं, बनती हैं जब जब इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो क्लासिकल बिलीफ पूरी तरह शटर्ड हो चुका था और इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन ओवर था, अनसोल्ड स्टॉक हो गया था, कोई इन्वेस्टमेंट की डिज़ायर नहीं हो रही थी। तो अब समस्या ये थी कि जब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब सारी चीज़ों की वजह से एग्री जो डिमांड थी वो नहीं हो रही थी। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो परचेजिंग पावर भी नहीं होगी, मतलब डिमांड नहीं होगा। जब डिमांड नहीं होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के पूरी जो स्थिति बनी हुई थी इकोनॉमी में, वो इकोनॉमी में एक निगेटिव स्विंग था, निगेटिव मूड था इकोनॉमी का। और वैसे समय में क्या किया जाए ये समझ में किसी को नहीं आ रहा था। तो किन्स के पास लोगों ने अप्रोच किया। तो किन्स ने अध्ययन किया और उन्होंने एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उसमें उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है आपकी हेल्थ के बारे में, उस तरह इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में किन्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा। वो प्रिस्क्रिप्शन एक मॉडल बन गया। तो वो वहीं से मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। और किन्स ने फोकस किया डिमांड को बढ़ाने पर, डिमांड को फोकस किया उन्होंने। और उसी एग्रीगेट डिमांड की हम आज बात करने जा रहे हैं। तो ये पूरा फ्लैशबैक था जो कि संक्षिप्त में देने का मैंने प्रयास किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, कि किस प्रकार डिमांड ही सॉल्यूशन है। और कोविड के समय में, या जब भारत ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, उस समय में भी हमारे इसी डिमांड ने हमारी इकोनॉमी को सेव किया था। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मीनिंग क्या है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड
फॉर फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी। जब फाइनल गुड्स पढ़ते हैं तो आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमेशा याद आएगा। तो फाइनल गुड्स, तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। मतलब जो डिमांड है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी रिफ्लेक्ट करता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से आप जान चुके हैं कि प्रोडक्ट मेथड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों की इक्वलिटी इस्टेब्लिश होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, जी नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम। ये कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसमें हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टिप दिया गया है, सिंस द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। जब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है तो हम ये विदाउट गवर्नमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी में सी प्लस आई प्लस जी तीनों आते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, मतलब जी को भी हम हटा दिए। द थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल्स। मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स को डिस्कस नहीं किया गया। द टू सेक्टर टेकन आर हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, सी और आई की बात हो रही। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and investment expenditure, that means AD is equal to C plus I. So now investment expenditure, हमने C और I is equal to AD को देखा। अब हम बात करेंगे इसके AD के कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट, इसको I है क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is defined as addition to the stock of physical capital and change in inventory of a firm in economy। दो बातें हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो स्टॉक है फिजिकल कैपिटल का, मशीन है, एक और मशीन आ गई, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्री के कंपोनेंट हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देख चुके हैं। तो इन्वेंट्री के जो कंपोनेंट है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है और फिजिकल कैपिटल में जो परिवर्तन होता है, उन दोनों परिवर्तनों को अगर हम देखें तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म इन एन इकोनॉमी। सो यहाँ पर इन्वेंट्री को हम एक बार देख लेते हैं, जबकि हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट में जो दो कंपोनेंट है, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल और एक्सचेंज इन इन्वेंट्री, सॉरी चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देखा था कि इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। इन तीनों को मिलाकर हम इन्वेंट्री, तो फिनिश्ड गुड्स में क्या परिवर्तन आया, चेंजेज इन इन्वेंट्री में, फिनिश्ड गुड्स में क्या परिवर्तन आया, सेमी फिनिश्ड गुड्स में क्या परिवर्तन आया और रॉ मटेरियल में क्या परिवर्तन आया। ये तीनों जो इन्वेंट्री के कंपोनेंट हैं और फिजिकल कैपिटल, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसके स्टॉक में, वो मिलाकर हमारा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल and changes in inventory of a firm in an economy. Investment decisions by firms such as whether to buy a new machine depend to a large extent on the market rate of interest। ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, किसी भी फर्म का जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या हो सकता है, जैसे एक नई मशीन को परचेज करना, ये डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो एक कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो नई मशीन को परचेज करे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होता दिखाई देता है। हाउएवर फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं दैट इन्वेस्टमेंट आई इज ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट जो है आई क्या है,
ऑटोनोमस है, जैसा कि केन्स ने माना कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। मतलब क्या हुआ, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, गिवन और एक्सोजिनस। ठीक है, ये दिया हुआ है या एक्सोजिनस है, एक्सटर्नल है। इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर, वो मतलब पूर्व डिसाइडेड है, कह लें इस तरीके से, पूर्व निर्धारित है। ठीक है, विच मीन इन्वेस्टमेंट इज द सेम नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम रिस्पेक्टिव नहीं है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रॉफिट से मोटिव होता है। इट इज़ एक्सोजिनस, मतलब आप गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ठीक है, तो एक एक्सोजिनस है। ठीक है, ये गिवन है, ये फिक्स्ड है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ठीक है, क्वेश्चंस हर लाइन से बन रहे हैं यहाँ पर। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज शोन एज आई इज इक्वल टू आई बार। आई बार कहने से ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की ओर इशारा करता है, वेयर आई इज पॉजिटिव कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट्स द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से किन्स ने लिया, इसको ध्यान रखेंगे। फिजिकल और इन्वेंट्री दोनों मिला के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। ये एक्सोजिनस है, मतलब ये दिया हुआ है, एंड इट इज़ इनकम इरेस्पेक्टिव, इनकम से इसका कोई संबंध नहीं है। इनकम में बदलाव से इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इनकम का लेवल कुछ भी होगा, इन्वेस्टमेंट फिक्स है, दिया हुआ है। आई इज इक्वल टू आई बार, autonomous investment. So let us see the graphical presentation of the investment curve. तो ग्राफिकली आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, आई इजकल टू आई बार। ये इनकम का लेवल कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट फिक्स है, एक्सोजिनस है। ग्राफिकली द इन्वेस्टमेंट कर्व इज शोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट इक्वल टू आई अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आई बार। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में अंतर देखते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्स आंटे, दैट इज प्लान्ड, इंटेंडेड। ओके, तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच द फर्म प्लान टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर, while induced investment refers to the investment expenditure by the firm in an economy which is dependent on the economy's income level. Autonomous investment is independent of income. It is the same no matter what the level of income is. There is a consistent positive correlation between the changes in the economy's income level and the corresponding changes in induced investment. The higher the level of income, the more is the induced investment. ये बिल्कुल लाइन पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया कि ये इनकम रिस्पेक्टिव होता है, इनकम इरेस्पेक्टिव होता है। इनकम बढ़ेगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इनकम का लेवल कुछ भी हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये आगे आते हैं। डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इन अ टू सेक्टर मॉडल। किस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को हम दो सेक्टर मॉडल में देखते हैं, उसको हम किससे डिराइव करते हैं, उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। इन एन इकोनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट, द एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज द सम टोटल of the consumption expenditure and investment expenditure on such which AD is equal to C plus I। ये पहले भी बताया गया है कि AD C plus I के बराबर है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किस प्रकार। हम यहाँ पर C की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार प्लस BY होता है। तो अब इसको C और C की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स कैन बी रिटन एज AD इज इक्वल टू C बार प्लस BY प्लस I बार। C बार प्लस BY इज इक्वल टू, यहाँ पर ये C होता है, तो AD, अब नया इक्वेशन बनेगा AD इज इक्वल टू C बार प्लस I बार प्लस BY। इसको हमने एडजस्ट किया, यहाँ भी C बार, यहाँ भी C बार, दोनों को एक साथ लेके आ गए। तो AD इज इक्वल टू, इन्होंने C बार प्लस I बार के लिए A बार यूज किया है, तो हम यहाँ A बार लिख देते हैं। AD इज इक्वल टू A बार प्लस BY, वेयर A बार इज इक्वल टू C बार प्लस I बार टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ए बार क्या हुआ, टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जो कि सी बार और आई बार के मिलने से बना है। मतलब टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है,
टॉप टिप में देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हियर shows the ex ante aggregate demand for final goods, which refers to the sum total of the ex ante consumption expenditure and ex ante investment expenditure on such goods. इस लेसन के हर एक पॉइंट्स में क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी लेसन से आते हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये बार के दो कंपोनेंट हैं, ऑटोनोमस इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन रियलिटी दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स बिहेव इन डिफरेंट वेज। Autonomous consumption expenditure represents subsistence consumption level of an economy, remains more or less stable over time. On the other hand, autonomous investment expenditure has been observed to undergo periodic fluctuations. We have assumed that investment is autonomous, however, it just means that it does not depend on income. However, there are number of various other than income which can affect investment. मतलब इनकम, ये मान लिया हमने कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनकम का लेवल कुछ भी होगा, इन्वेस्टमेंट फिक्स होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम के अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, उनसे प्रभावित जरूर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर इंस्टांस, एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स फर्म्स टेंड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, नेचुरली आप जाओगे देखोगे आप कि लो इंटरेस्ट रेट है तो लोग उसकी डिमांड, अगर होम लोन की बात करें तो होम लोन कौन लेता है? जब इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, आरबीआई के द्वारा रेपो रेट या बैंक रेट में कुछ परिवर्तन किया जाता है जिससे कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो उन जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको ईएमआई उनकी कम आएगी। तो इसी तरह लो इंटरेस्ट रेट होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ये डिपेंडेंट इस मामले में ये डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यहाँ काम कर रहा है। MPC is the slope of aggregate demand function also. In the consumption function C is equal to C bar plus By, the slope is given by B, that is MPC, and the y-intercept is C bar. In the aggregate demand function AD is equal to A bar plus By, the slope is also B, that is MPC, and the y-intercept is A bar इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। अब यहाँ मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे स्लोप कैसे होता है, कैसे बनता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। Aggregate demand graphical representation. The aggregate demand function shows the total demand, consumption plus investment at each level of income. Each level of income. Income के अलग अलग लेवल पर इसके वैल्यू अलग अलग. Graphically it means the aggregate demand function can be obtained by vertical adding the consumption and investment functions. अब वर्टिकल एडिंग, इसको हम प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करते हैं। इनकम का कोई भी लेवल लेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ इनकम लिया तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है ये, और हमारा यहाँ पर हमारा सी जो है ये सी प्लस आई होता है। तो इस पॉइंट पर जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम इसी तरह इस पैरेलल यहाँ पर ऐसे हमने एक पॉइंट बना लिया, इस तरह यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट को उठाया और इसके ऊपर ऐसे रख दिया। हाँ, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। ठीक है, प्रैक्टिकली हम समझा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल समेशन। तो ये चूँकि पैरेलल है इसलिए इसके पैरेलल भी ये नई लाइन बन जाएगी, वो हमारा एडी होगा। तो इस तरीके से सी में हम इस डिफरेंस को ऐड कर दे रहे हैं। हाँ, तो वो डिफरेंस एडी इजकल टू सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। सी बार और आई बार ये कंजम्पशन, तो ये सी के ये सी बार प्लस आई बार, ये हमने आई को यहाँ ऐड किया है। सी प्लस आई होता है यहाँ पर ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इंड्यूस्ड कंजम्पशन दोनों को जोड़ अलग अलग कर दिया गया। मतलब सी के जो कंपोनेंट हैं सी बार प्लस बी वाई को अलग अलग करके दिया गया है। हम लोग जनरली लिखते हैं एडी इजकल टू सी प्लस आई लिखते हैं। यहाँ हियर ओ एम इजकल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओ जे ठीक है, ओ एम ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, ओ जे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओ एल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ए। अब टॉप टिप देखते हैं। Why is the aggregate demand curve is parallel to the consumption curve?
The aggregate demand curve is parallel to the consumption curve since they have the same slope. MPC सेम है इसलिए वो पैरेलल है. One more reason is that when a fixed amount of investment I bar it's added to the consumption at different level of income, the aggregate demand curve remains parallel to the consumption curve. ओके, तो दो तरीके से हम इसकी व्याख्या करते हैं. ठीक है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर बात करेंगे. थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसको देखेंगे तो पूरे इस लेसन से आपको प्यार हो जाएगा. चलिए, तो हम लेसन्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं. चेंज इन एग्रीगेट डिमांड. ये पूरे डायग्राम को अपने दिमाग में रखेंगे. ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है. चलिए, यहाँ पर हम पहले डायग्राम को ही देख लेते हैं. 45 डिग्री पर ए एस इक्वल टू वाई है. यहाँ पर दो लाइन बनाई गई है इन डिमांड की, AD1 और AD2. ठीक है, इससे पहले हमारे पहले वीडियो में हमने बताया था पैरामीट्रिक शिफ्ट की एक चर्चा की थी. तो पैरामीट्रिक शिफ्ट में जब MPC की वैल्यू घटेगी तो नीचे आ जाता है AD डिमांड कर्व, और MPC की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऊपर चला जाता है. इसको हम पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं. चलिए, इसके बाद यहाँ देखते हैं AD1 ये पैरेलल पर चेंज हो रहा है. इसमें AD1 नीचे है, उसके पैरेलली एक नया AD2 आ गया है. तो इसको हम ध्यान देखेंगे ये क्यों होता है और ये क्यों होता है. इसको पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं. जबकि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का अगर लेवल बदल जाए तो इसमें हमारे ये परिवर्तन होता है. चलिए, हम इसको आगे यहाँ देखते हैं डिटेल में. द एग्रीगेट डिमांड में चेंज इन any one or combination of the following situation. Change in consumption. This can happen due to first change in autonomous consumption C bar. However, C bar represents subsistence consumption level of an economy, remains more or less stable over time. दूसरा क्या है, चेंज इन MPC which represents the slope of AD function. When the slope of aggregate demand curve decreases, that is MPC decreases, the aggregate demand curve swings downward as shown in figure 1. Similarly, when MPC increases, the aggregate demand curve swings upward, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. This is called the parametric shift of aggregate demand curve. Now, second point, change in investment. We have assumed that investment is autonomous. However, it just means that it does not depend on income. There are a number of variables other than income which can affect investment. One of the most important factor in the market rate of interest. As for example, at lower interest rates, firms tend to increase investment. Due to change in investment, the y-intercept of aggregate demand function, which is represented by autonomous expenditure A bar, changes. As a result, the aggregate demand curve shifts parallel to itself. तो ये जो इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है. As a result, aggregate demand curve shifts parallel to itself. When the autonomous expenditure increases due to increase in investment, the aggregate demand curve shifts upwards in parallel as shown. Similarly, when the autonomous expenditure decreases due to decrease in investment, the aggregate demand curve shifts downward in parallel. तो एग्रीगेट डिमांड के जो दो कंपोनेंट हैं, दोनों में परिवर्तन की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमने यहाँ बताया. पहले में चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, और चेंज इन MPC. ठीक है, तो ये दोनों कारण है. अगर हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ऊपर से होगा, और इसके बाद MPC ये जो इसके स्लोप में जो परिवर्तन अगर होगा MPC के, तब भी इसमें चेंज होगा. ये हमारा पैरामीट्रिक शिफ्ट कहलाया. दूसरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस माना गया है. लेकिन एक्सटर्नल जो एक्सोजिनस फैक्टर्स हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम हो जाना, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने से हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो हमारे AD कर्व में उसी अनुसार परिवर्तन होंगे. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारा AD ऊपर जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो AD नीचे आएगा. तो इस तरीके से चेंज इन एग्रीगेट डिमांड को हमने यहाँ पर कवर किया. पढ़ते समय ये पूरा नहीं आया था, लेकिन खैर कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था. तो इस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड में होने वाले परिवर्तनों को दो रूपों में देखा. चेंज इन कंजम्पशन, ये दो फैक्टर्स हैं, चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन, चेंज इन MPC. चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस होते हुए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इसमें परिवर्तन होता है, तो इसको हमने यहाँ देखा. तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा. इसमें एग्रीगेट डिमांड के बहुत सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कभी इग्नोर कर दिए जाते हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को छूने का मैंने प्रयास किया है. चलिए, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. थैंक यू, धन्यवाद.